फेलिक्स कोलस ह्यूमन हिस्ट्री के पहले बंदे थे जिन्होंने बताया चांद कोई गॉड नहीं है बल्कि एक सेलेस्टियल बॉडी है। इनके ऐसी बिलीफ की वजह से इन्हें बाद में मौत की सजा सुना दी। 2000 साल बाद नासा ने इनके ऑनर के लिए मून में मौजूद एक क्रेटर इनके नाम पर रख दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको हम इंसानों की मून से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. दोस्तों, क्या मून प्लेनेट अर्थ की फॉर्मेशन से इसके साथ था? नहीं, बल्कि अर्थ के इनिशियल स्टेजेस में इसके साथ कोई भी मून नहीं था। बाद में मार्स के बराबर का प्लेनेट हमारे प्लेनेट अर्थ से टकराया जिससे मून की फॉर्मेशन हुई। और अगर ये इवेंट कभी होता ही नहीं तो शायद आज मून भी नहीं होता। और अगर मून नहीं होता तो रातें बहुत ज्यादा अंधेरी होती। दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6 से 12 घंटे का होता। और अर्थ में कई गुना ज्यादा पानी होता आज के मुकाबले। इवन ओशंस 100 किलोमीटर से डीप होते। अगर कंपेयर किया जाए मरियाना ट्रेंच से तो वो सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर तक ही डीप है। इसी वजह से अर्थ में लाइफ के एवोल्यूशन में बहुत फर्क पड़ता। और शायद हम इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। लाइफ अगर एग्जिस्ट भी करती तो सिर्फ और सिर्फ ओशंस में देखने को मिलती, वो भी बहुत ही छोटी फॉर्म में। दोस्तों, जहाँ हम अर्थ में 24 घंटे की डे नाइट साइकिल को एक्सपीरियंस करते हैं, वहीं मून में दिन 14 दिनों तक रहता है, जिसमें टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई 120 सेल्सियस तक जाता है। एंड देन 14 दिनों तक रात रहती है जिसमें टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड -130 सेल्सियस तक जाता है। इसलिए इन हालात में प्लांट्स ग्रो करना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इंसानों के लिए। बस साथ ही साथ मून में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। और जहाँ अर्थ की ओजोन लेयर सन की रेडिएशन से बचाती है, वहीं मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे सन की रेडिएशन से बचा जा सके। इसलिए अगर हम इंसान अपना स्पेस सूट मून में उतार देंगे तो हमारी पलक झपकाते ही फौरन मौत हो जाएगी। दोस्तों, मून शुरू से इस तरह डेड और ड्राई नहीं था, बल्कि ये अपनी इनिशियल स्टेजेस में हैबिटेबल हुआ करता था और लाइफ सपोर्ट करने के काबिल भी हुआ करता था। और माना जाता है मून में उस वक्त एलियन लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी। ये बात है मून के लूनर पोल्स में मौजूद वाटर आइस से पता चली है, जिसे डिस्कवर करने में इंडिया के चंद्रयान का बहुत ही क्रूशियल रोल रहा था। दोस्तों, मून में मौजूद वाटर आइस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो ह्यूमंस को मून और मार्स कॉलोनाइजेशन करने में बहुत हेल्प करेगी, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर ये आइस मून में आई कहाँ से? असल में ये आइस उन्हीं मेटेओराइट्स आई जो अर्थ में पानी लाए थे और जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई। और आज आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जब मेटेओराइट्स हमारे प्लेनेट अर्थ से टकरा रहे थे तो उनमें से कुछ मून से भी टकरा रहे थे, जिसकी वजह से आज हमें मून में आइस देखने को मिलती है। ये आइस जब फिर मून के लूनर पोल्स में एग्जिस्ट करती है जहाँ हमेशा डार्कनेस होती है और सनलाइट कभी नहीं पहुँचती। इसलिए बिलियन ऑफ ईयर से ये पिघली नहीं। कुछ ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक 600 बिलियन किलोग्राम वाटर आइस इस वक्त जमी हुई है, जो इनफ है 240,000 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स को फिल करने के लिए। ये आइस फ्यूचर के स्पेस मिशंस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है और मिशंस को सस्ता भी करने वाली है, क्योंकि मून तक 1 kg वाटर ले जाने के लिए $2,000 से $20,000 तक का खर्चा आता है। अगर फ्यूचर में इंसान मून में जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज वाटर मून में पहले से ही मौजूद होगा। और साथ ही साथ इस वाटर से लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल भी जनरेट किया जा सकता है, जो स्पेस व्हीकल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर हमें प्लेनेट अर्थ से मार्स जाना हो तो हम आराम से मून में स्पेसशिप का फ्यूल फुल कर सकते हैं। दोस्तों, मून का हमारी अर्थ से डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। इसके और अर्थ के बीच के फासले में हमारे सोलर सिस्टम के 7 प्लैनेट आराम से फिट हो सकते हैं। साथ ही साथ मून हमारी अर्थ से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर भी होता जा रहा है और बिलियन ऑफ ईयर्स बाद शायद मून अर्थ को छोड़ भी दे। पर ये सब होने से पहले ही सन 5 बिलियन ईयर्स बाद रेड जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और अपने आसपास के प्लैनेट्स को तबाह कर देगा, जिसमें अर्थ और इसका मून भी शामिल है। दोस्तों, मून में अब तक 12 इंसान जा चुके हैं। नील आर्मस्ट्रांग ह्यूमन हिस्ट्री के पहले आदमी थे जिन्होंने 1969 के अपोलो 11 मिशन में मून की सरफेस पर पहली बार कदम रखा था। एंड वहीं जीन सर्नेन आखिरी आदमी थे जिन्होंने मून की सरफेस पर कदम रखा था 1972 के अपोलो 17 मिशन में। और जब तक कोई भी ह्यूमन मून में नहीं गया सिवाय रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट्स के, जिनकी वजह से हमें मून के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकी। हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ पॉपुलेशन भी। इसलिए आने वाले टाइम में मून में काफी कंट्रीज कॉलोनाइज
कॉलोनाइजेशन का सोच रहे हैं। फोर्थ आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी स्पेसिफिक कंट्री मून में कब्जा नहीं कर सकता। दोस्तों जल्दी बहुत सी बड़ी स्पेस एजेंसीज मून में बेस बनाने वाली है, बजाय इसके कि इंसानों को मून में कॉलोनाइज किया जाए, क्योंकि मून बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है इंसानी जिंदगी के लिए, पर बेशक मार्स एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अर्थ से कई गुना सिमिलर है मून के मुकाबले। दोस्तों 51 ईयर्स बाद अब इंसान दोबारा मून में जाने वाले हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के मुताबिक 2024 के प्लान किए हुए आर्टेमिस 2 मिशन में 4 इंसान दोबारा मून में जाके हिस्ट्री को दोहराएंगे, और फिर 2025 के प्लान किए हुए आर्टेमिस 3 मिशन में इस दुनिया की पहली वुमेन मून में कदम रखेगी, और पहली बार डार्क स्किन मैन भी। करंटली इस वक्त मून में चंद्रयान 3 मिशन चल रहा है, जो मून की सरफेस में सक्सेसफुली लैंड भी हो चुका है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव अनएक्सप्लोर्ड लूनर पोल्स को एक्सप्लोर करना है और मून की कंपोजिशन को बेहतर तरीके से समझना है, और शायद आने वाले वक्त में हमें चंद्रयान 3 के जरिए कुछ ऐसा मिस्टीरियस पता लग जाए जिससे एलियन लाइफ के क्लू भी मिल जाए और हमारी सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन को लेकर सारी नॉलेज बदल जाए।